जय हिंद। नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय से कहां-कहां से और किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। मैं चाहता हूं कि अपना सिलेबस पढ़ने के साथ-साथ आप लोग प्रश्न अभ्यास भी करते चलिए, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना होने पाइए। तो चलिए आज की कक्षा में हम लोग प्रश्न अभ्यास ही कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है, राम शब्द किस प्रकार का संज्ञा है? किस प्रकार का संज्ञा है, यानी यह संज्ञा के भेद से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है ना? तो देखिए, संज्ञा भेद से प्रश्न पूछ रहा है तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो देखिए, 4 यहाँ पर दिया हुआ है और एक भेद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। कौन सा नहीं दिया हुआ है? समूहवाचक। यह समूहवाचक संज्ञा का 5वां भेद है। ठीक है ना? अब थोड़ा इसका उत्तर जानने के पहले एक चीज और देख लीजिए। देखिए, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद हैं। मुख्य रूप से 3 ही भेद हैं। कौन? व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। ठीक है? अब देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा है इसके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है द्रव्यवाचक, और दूसरा है समूहवाचक। अब देखिए, इन सबको मिलाकर कुल संज्ञा के 5 प्रकार हो गए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। राम के विषय में पूछ रहा है, क्या यह जातिवाचक संज्ञा है? तो पहले यह जान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा से जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? जाति का बोध। ठीक है ना? जाति का बोध होता है। जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, नदी पहाड़ हो गया, ठीक, और पेड़ हो गया, पशु, ये सब क्या है? यह सब जाति सूचक शब्द हैं। यह सब क्या है? जाति सूचक शब्द है, यानी यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक का बोध होता है। केवल एक का बोध होता है, चाहे एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक स्थान हो। ठीक है ना? वह असलियत में उसका नाम जो होता है। ठीक है ना? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक का बोध होता है। अब आइए प्रश्न पर। देखिए, पूछ क्या रहा है? राम के विषय में पूछ रहा है। तो राम शब्द एक ही है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है ना? इसके बाद भाववाचक संज्ञा भी दिया हुआ है। तो भाववाचक संज्ञा होता है, यह गुण का, धर्म का, दशा का, ये गुण, धर्म, दशा इत्यादि का, दोष का, इत्यादि का परिचायक होता है। जो भाववाचक संज्ञा होता है, गुण, धर्म, दशा, दोष इत्यादि का परिचायक होता है। इसके बाद जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा माप तौल का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? माप तौल का ज्ञान कराता है। जैसे हमने कहा 1 किलो गुड़, 2 किलो चीनी, 1 लीटर डालडा इत्यादि। तो यह माप तौल जो कराता है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद जो अंतिम वाला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराता है। जैसे भीड़, सेना, दल, ठीक, समूह, कक्षा, यह समूह का बोध कराता है। तो यह संज्ञा 5 प्रकार की हो गई। हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय से प्रश्न पूछा है। तो एक बात आप लोग भली भांति जान लीजिए कि जो उपसर्ग होता है वह कहाँ जुड़ता है। देखिए, मूल शब्द के हमेशा दाहिने तरफ क्या जुड़ता है? प्रत्यय जुड़ता है। क्या जुड़ता है? प्रत्यय जुड़ता है। और हमेशा बाईं तरफ क्या जुड़ता है? उपसर्ग जुड़ता है। मूल शब्द के बाईं तरफ उपसर्ग जुड़ता है और दाहिने तरफ क्या जुड़ता है? प्रत्यय जुड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर पूछ क्या रहा है? सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? इसको हम अलग अलग करें तो होगा सुंदरधनता। तो प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, यहाँ ता प्रत्यय है। लेकिन इस शब्द के विषय में थोड़ा ध्यान रखिए। यह जो शब्द है यह एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है।
विशेषण, और इस विशेषण में जब हमने इस ता प्रत्यय को जोड़ दिया तो जो नया शब्द बना, क्या बना? सुंदरता। क्या बना? सुंदरता। यह सुंदरता जब बना बराबर सुंदरता, यह हो गया क्या? भाववाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? भाववाचक हो गया। भाववाचक। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये क वाला उत्तर सही है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? समास के भेद से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, समास के भेद से प्रश्न पूछ रहा है। तो समास देखिए 6 प्रकार का होता है। समास जो होता है वह 6 प्रकार का होता है। मोबाइल को बंद कर दीजिए। समास 6 प्रकार का होता है। 4 नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें 2 नाम नहीं दिया हुआ है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव और द्विगु। ये इनको मिलाकर के 6 प्रकार का हो गया। ठीक ना? अब देखिए विद्यालय में क्या द्वंद्व समास है? तो इसमें द्वंद्व समास का पहले पहचान तो जान लीजिए। द्वंद्व का अर्थ होता है दो, द्वंद्व का अर्थ होता है दो, और इसका पहचान यह निशान है, यह निशान। इस निशान का नाम है योजक। इसका क्या नाम है? योजक। योजक। यह योजक चिन्ह होता कहाँ है? 2 पदों के बीच में। 2 पदों के बीच में, जैसे हमने कहा दाल, दाल भात। ठीक है ना? अब पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ? और तथा, अथवा, एवं, व इत्यादि होता है। इसका अर्थ ये होता है, जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो पहला पद जैसे के तैसे रहता है, दूसरा पद जैसे के तैसे रहता है, बीच में केवल इसका अर्थ हम लिख देते हैं। इनमें से कोई एक लिख देंगे और समास विग्रह हो जाएगा। तो ऐसा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी यह नहीं होगा। तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास होता है कारक पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? कारक पर आधारित होता है। तो हम जानते हैं कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक ना? देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यह कारक का नाम लिखा हुआ है। ठीक ना? और यहाँ पर कारक की पहचान यानी विभक्त चिन्ह लिखा हुआ है। ठीक है ना? लेकिन तत्पुरुष समास में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की यह आवश्यकता है कि जो पहला वाला कारक है और जो अंतिम वाला कारक है, यह दोनों नहीं होते, इनकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। जो शेष बचते हैं, शेष कितने बचते हैं? 6 कारक होते हैं। तो 6 कारक बचते हैं। उन्हीं 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? तो इनके पहचान विभक्त चिन्ह आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए क्या पूछ रहा है। तत्पुरुष समास को हमने बता दिया। इसके बाद जो बहुब्रीहि समास है, एकदम आसान सा समास है और लगभग हर बार परीक्षा में पूछता है। देखिए 1 धन 2, इसका पहचान 1 धन 2 बराबर 3। ठीक है ना? अगर इतना आप याद कर लिए तो बहुब्रीहि समास आपका तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया? एक का मतलब यह पहला पद हो गया, यह दूसरा पद हो गया। पहला पद दूसरे पद के साथ मिल करके वह तीसरे पद की ओर संकेत करता है ना? तीसरे पद की ओर संकेत करता है। ठीक है ना? तब उस समय न तो पहले पद का महत्व रहता है, न तो दूसरे पद का महत्व रहता है। अब केवल एक ही पद का महत्व रहता है। किसका? तीसरे पद का महत्व रहता है। ठीक है ना? जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया चंद्रशेखर। चंद्रशेखर यह समासिक शब्द है। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्रमा, चंद्रमा है, शिखर पर जिनके, जिनके अर्थात कौन? अर्थात कौन? शंकर जी। ठीक ना? तो यहां पर देखिए चंद्र पहला पद, शेखर दूसरा पद, दोनों पद का महत्व नहीं रहा बल्कि एक तीसरा शब्द आ गया। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी बहुत ही आसान है। इसका पहचान है रंग, रूप, गुण और धर्म। रंग, रूप, गुण, धर्म, यानी इसमें कोई भी एक पद, चाहे पहला पद या दूसरा पद, अक्सर पहला पद ही आता है। ठीक है ना? तो पहला पद यदि इन चारों में से किसी एक से संबंधित है तो वहां पर समझ जाइए कि वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होगा। अब चलिए इसमें चलते हैं विद्यालय। विद्यालय में समास खोजने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? विद्यालय का समास विग्रह करना होगा। तो क्या होगा? विद्या, विद्या का
आलय, विद्या का आलय। ठीक, विद्या पहला पद हो गया, आलय दूसरा पद हो गया। यह बीच में देखिए एक शब्द आ गया और यह शब्द क्या है, यह शब्द क्या है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है का। किसका पहचान है, संबंध का पहचान है। किसका पहचान है, संबंध का पहचान है। ठीक है, यहां पर संबंध का पहचान होने के कारण, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, तत्पुरुष समाज जो होता है वो कारक आधारित होता है, कारक पर आधारित होता है। तो यह जो का आया, यह का किसका पहचान है, संबंध कारक का, यानी यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो संबंध का नाम नहीं दिया गया है, केवल बताया है तत्पुरुष समास, यानी इसका उत्तर कौन सा होगा, ख वाला। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है, फिर पूछा समास ना। नीलकमल देखिए एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अभी तुरंत हमने बताया है कि जो कर्मधारय समास होता है वह किससे संबंधित होता है, रंग, रूप, गुण और धर्म से संबंधित होता है। तो यहाँ पर नील पहला पद है, नील पहला पद है और दूसरा पद क्या है, कमल। ठीक ना, तो यह पहला पद रंग से संबंधित है, रंग से संबंधित है। तो यही देखकर हमने पहचान लिया कि यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ख वाला होगा, कर्मधारय समास। ठीक ना, इसके बाद आगे चलते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसमें मैं क्या है, मैं के विषय में पूछ रहा है। क्या विशेषण है, नहीं विशेषण नहीं है। क्यों नहीं है विशेषण, क्योंकि विशेषण जो होता है विशेषता बतलाता है, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। जो विशेषण होता है वह विशेषता बतलाता है, यानी ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, सबका नाम। ठीक है ना, यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यह जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है यह सर्वनाम ही होगा, यह सर्वनाम ही होगा, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर है वह भी कर सकता है, जो नहीं है वह भी कर सकता है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ये होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, खेलना शब्द में कौन सी क्रिया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। खेलना शब्द, ठीक ना, खेलना जो शब्द लिखा हुआ है इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द होगा खेल। खेल में ना जुड़ने के बाद बना हुआ है क्या, खेलना बना हुआ है। ठीक है ना, तो क्या सकर्मक होगा, आकर्मक होगा, प्रेरणार्थक होगा या संयुक्त होगा। सकर्मक का मतलब होता है सकर्मक, कर्म के साथ, कर्म के साथ ना, यानी ऐसी क्रिया जो हमेशा कर्म के साथ रहती हो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा सिपाही, सिपाही चोर को पकड़ता है, क्या करता है, पकड़ता है। ठीक, यहां पर देखिए सिपाही चोर को पकड़ता है, यह कर्ता हो गया और यह क्या हो गया, कर्म हो गया और यह क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म साथ साथ हो, तो यहां पर कर्म साथ साथ है, यानी यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब कर्म, कर्म रहित, कर्म रहित, यानी जहां पर क्रिया कर्म से रहित हो, यानी कर्म उसमें न हो। ठीक है ना, कर्म उसमें न हो। जैसे कि हमने कहा लड़का, लड़का रोता है, लड़का रोता है। देखिए यहां पर लड़का रोता यह क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया, यह सहायक क्रिया है और यह क्या है, क्या है, करता है। ठीक है ना, कर्म रहित है। ठीक है ना, अकर्मक जहां कर्म रहित होता है वह कर्म क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब कि वह क्रिया जो कि जिसमें कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरे से कार्य करवाने की प्रेरणा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे
राम राम धोबी से कपड़े धुलवाता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए राम अपने हाथ से कपड़ा धोने का प्रयास नहीं कर रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि किससे धुलवा रहा है? धोबी से कपड़ा धुलवा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है धोबी से कपड़ा धुलवाने का प्रयास कर रहा है या धुलवा रहा है। ठीक है ना। तो यह हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद संयुक्त क्रिया जो है जिसमें कि दो क्रियाएं एक साथ हों उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे भूख लग गई, जैसे भूख लग गई, यहाँ पर लगना भी एक क्रिया है और यह भी एक क्रिया है। यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की गई हैं, इसलिए क्या हुआ? संयुक्त क्रिया। अब देखिए खेलना क्या सकर्मक क्रिया है? नहीं है, यह उत्तर नहीं है। क्या अकर्मक क्रिया है? यह भी नहीं है। ठीक है ना। प्रेरणार्थक क्रिया है तो हाँ यह प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया का जो हमने अभी उदाहरण बताया है प्रेरणार्थक क्रिया के ये उदाहरण, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है धुलवाता है। ठीक है ना। वाना आना ना इत्यादि प्रत्यय का प्रयोग करके हम प्रेरणार्थक क्रिया मुख्य क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। ठीक है ना। जैसे खेल में हम ना जोड़ दे तो क्या बनेगा? खेलना। तो यह क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है राम ने फल खाया। इसमें ने के विषय में पूछ रहा है क्या है? तो अभी हमने बताया है कारकों से, सभी कारकों से आपको हमने परिचित कराया है। तो यह एक कारक का पहचान है। किस कारक का पहचान है? कर्ता कारक का पहचान है। कर्ता कारक का पहचान क्या है? ने है, जिसे हम विभक्ति चिन्ह कहा करते हैं। तो यह क्या है? विभक्ति चिन्ह है। ठीक है ना। उपसर्ग के विषय में हमने बता दिया, प्रत्यय के विषय में बता दिया। उपसर्ग हमेशा बाएं हाथ में रहता है और प्रत्यय हमेशा दाहिने हाथ में रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। अत्यंत शब्द किस प्रकार का अव्यय है? अत्यंत शब्द किस प्रकार का अव्यय है? क्या संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? वह अव्यय शब्द जो संबंध का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? संबंध का ज्ञान कराता है। ठीक है ना। किसके बीच संबंध का ज्ञान कराता है? दो शब्दों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध का ज्ञान कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। जैसे हमने कहा मैं स्कूल तक गया। जैसे मैं स्कूल तक गया, स्कूल और इसके बीच में देखिए यह शब्द आया हुआ है जो कि संबंध का बोध करा रहा है। इसके बाद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय का जो होता है वह क्रिया की विशेषता को बदलाता है। यानी ऐसा अव्यय शब्द जो कि क्रिया की विशेषता को बदलाए उसको हम क्रिया विशेषण अव्यय के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे एक उदाहरण, घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पर यह जो क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता को यह शब्द बतला रहा है कि वह धीमे धीमे नहीं दौड़ता है, बल्कि कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यानी यह क्रिया विशेषण हो गया। ठीक, इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। और यह ऐसे शब्द देखिए, यह है और एवं, तथा, वा, अथवा इत्यादि। ठीक ना। ये समुच्चय बोधक है। विस्मयादि बोधक जो विस्मय का भाव प्रस्तुत करते हैं उसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब प्रश्न पर आइए, अत्यंत के विषय में पूछ रहा है तो यह क्या है? इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अति धन अंत होगा। अति धन अंत होगा। यह क्या है? संबंध बोधक है? नहीं, संबंध बोधक नहीं है। क्रिया विशेषण है? हाँ, क्रिया विशेषण है। ठीक है ना। यह क्रिया विशेषण है क्योंकि यह क्रिया की विशेषता को बतलाने वाला शब्द है। ठीक, यहाँ पर हमने भले नहीं लिखा है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले शब्द हैं। ठीक ना। अरे यहाँ नहीं, ये क्रिया विशेषण में। ठीक है ना। ये तो समुच्चय बोधक वाले शब्द है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। यह शब्द, इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा?
क्रिया विशेषण होगा, जो कि क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले हैं। इसके बाद है बालक का स्त्रीलिंग। बहुत बढ़िया है, एकदम सही सही बालिका होगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यह लिंग परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। बालक से बालिका लिंग परिवर्तन के माध्यम से बना हुआ है, स्त्रीलिंग बना हुआ है, ठीक है ना। और देखिए लिंग परिवर्तन के कई नियम होते हैं, जैसे कि एक शब्द है राजा, एक शब्द है राजा, राजा का लिंग परिवर्तन करके हम क्या लिखेंगे, रानी लिखेंगे, ठीक है ना। यह इसका विलोम भी है, ठीक है ना, लेकिन इसका विलोम रंक भी हो सकता है, रंक भी हो सकता है और प्रजा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यह लिंग परिवर्तन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुस्तकें शब्द में वचन है, में शब्द में, अच्छा में इसमें नहीं बल्कि इसमें पूछ रहा है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन होता है और क्या होता है, बहुवचन होता है। हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं। यह जो द्विवचन लिखा हुआ है यह केवल संस्कृत में होता है, यह किस में होता है, संस्कृत में यानी संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में दो ही वचन होते हैं, ठीक है ना। जो एक का बोध कराता है उसको एक वचन कहते हैं, जो एक से अधिक का बोध कराता है उसको बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर यह जो शब्द लिखा हुआ है इससे पता चलता है कि यहाँ पर पुस्तक एक नहीं है बल्कि इनकी संख्या एक से अधिक है, यानी यह क्या हुआ, बहुवचन हुआ। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। इसके बाद दुर्भाग्य में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, अभी अभी हमने बताया है कि उपसर्ग हमेशा बाएं हाथ में रहता है, प्रत्यय हमेशा दाहिने हाथ में रहता है, ठीक ना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग है, तो इसको मूल शब्द से जब हम उपसर्ग को अलग करेंगे तभी तो पता होगा। तो इसमें देखिए दुर और भाग्य, भाग्य यह मूल शब्द हो गया और मूल शब्द के पहले जो जुड़ा हुआ है यह उपसर्ग हुआ, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, यह होगा, ठीक। तो आज का यह रहा प्रश्न अभ्यास। इसी प्रकार से बारी बारी से पाठ को पढ़ाते समय भी हम प्रश्न अभ्यास लेकर आते रहेंगे। आप लोग इसका अध्ययन करते रहिए ताकि आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर उठ सके, और हो सके तो अपने साथियों में लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।